हेलो एवरीवन। सो आज हम आईपीओ की बात करेंगे एमक्योर की। एमक्योर जो कंपनी है उनकी प्रमोटर है निमिता थापर, जिन्हें आपने शार्क टैंक में जरूर देखा होगा। तो जो कि कहती रहती थी आई एम आउट बिकॉज आई एम फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। तो इन्हीं की फार्मा कंपनी का ये आईपीओ है एमक्योर। कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है ऑन दिस आईपीओ। सो कंपनी की ओवरव्यू करें तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स जो है वो डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मार्केटिंग करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। 70 कंट्रीज में ये इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज में ये मैन्युफैक्चर्स भी करते हैं, क्योंकि इनकी आउट ऑफ इंडिया काफ़ी सारी सब्सिडरीज कंपनीज हैं। ऑपरेट करते हैं 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अगर इंडिया की बात करें तो इनके 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फैसिलिटीज है, जहां पर ये फार्मास्यूटिकल्स और बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ओरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इनका सिरप, लिक्विड ओरल्स आता है, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हैं इनके, और एपीआई मॉडल पर भी ये काम करते हैं। अगर बात करें कि ये इनकी जो मेडिसिन है, जो इन ब्रॉडली जो प्रोड्यूस करते हैं ये मेडिसिन का, तो वो कुछ ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजी, नेप्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। तो इनके डिसीज के लिए ये मेगा प्रोडक्शन करते हैं, इन जो बीमारी है इनके ट्रीटमेंट्स के लिए। सब्सिडरी की बात करें तो कंपनी के पास काफी सब्सिडरी है। 13 सब्सिडरी जो है इनकी वो फॉरेन है, 2 इंडियन सब्सिडरी है इनकी। और इनडायरेक्ट सब्सिडरी की बात करें, जैसे सब्सिडरी की सब्सिडरी हो गई, ठीक है, तो वो आपकी 7 है, तो टोटल 22 सब्सिडरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी एक्विजिशन बहुत करती है, बहुत कंपनीज को एक्वायर किया है 1981 से। सो कंपनी की जो एक सब्सिडरी है वो है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है सब्सिडरी है, क्योंकि आर एंड डी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है ये काफी हद तक यहाँ पर होता है इसका। और इस पर एक लो केस भी चल रहा है, वो हम आगे देखेंगे रिस्क फैक्टर्स में। तो रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर, सब्सिडरी सभी पर लो केस चल रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। ये एक नेगेटिव बात यहाँ पर हो जाती है कि प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स सभी पर लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। डिस्पाइट हैविंग सेपरेट इन यूएस ऑपरेशन, एमक्योर जो है वो कंटिन्यूसली फेस कर रही है सिविल प्रोसीडिंग इन द यूएस। देखिए ये बड़ी आम बात है, सिर्फ ये फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, और भी काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी यूएस में जिनके सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, सिविल केस चल रहे हैं। तो ये देखिए, अगर हम इसे देखते हैं तो कंपनी काफी ग्लोबल है, एक्सपेंशन है, तो कहीं ना कहीं उसके लीगल जो है इश्यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इस कंपनी के यहाँ पर है। बट यहाँ पर सिर्फ सब्सिडरीज कंपनीज के नहीं है, प्रमोटर्स के भी लफड़े हैं। तो ये एक नेगेटिव बात हो जाती है। कंपनी की आउटस्टैंडिंग जो है, दे द आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्व द कंपनी। तो कुछ आउटस्टैंडिंग पर लीगल केस चल रहा है इनका, इट्स डायरेक्टर, प्रमोटर एंड सब्सिडरी पर, जो कि है 378 करोड़ का। तो मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग का यहाँ पर जो लीगल मैटर है 378 करोड़ का, यहाँ पर जो है जिसका जब जजमेंट आएगा, तो अगर इनके फेवर में जजमेंट नहीं आता तो एक इन पर इफेक्ट उसका पड़ सकता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है एमक्योर रेवेन्यूज का इन इंडिया कम फ्रॉम सर्टेन थेरेप्यूटिक एरिया। तो थेरेप्यूटिक एरिया से ही इनका जो है मेनली रेवेन्यू आता है। अगर इस सेक्टर में कुछ होता है या अंडर परफॉर्म करती है तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। एज ऑफ September 30, 2023, कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी हैड एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरिंग। इनके पास इनका डेट भी काफी है, इनके पास जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो भी काफी है। तो 2012 करोड़ की इनके पास जो है वो आप कह सकते हैं इनके पास लोन या डेट इनके पास इनकी सब्सिडरीज पर या इस कंपनी पर है। वन ऑफ द सब्सिडरी, देखिए ये जो जेनोवा जो सब्सिडरी है इनकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कंपनी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर एक ऑन गोइंग आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग चल रही है विद एच डी सी बायोक्रॉप के साथ।
ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कोविड-19 के वैक्सीन डेवलपमेंट में जो कनेक्शंस था, उससे रिलेटेड कुछ मिस एप्रोप्रिएशंस हुई थी, एलिगेशंस लगी थी, उसके रिगार्डिंग जो है अभी भी ये प्रोसीडिंग चल रही है। कोविड-19 से आप ले ले तो अगर इसका जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कंपनी का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जेनोवा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडरी कंपनी है इनके लिए। पर चलिए, जहां पर कुछ रिस्क होता है वहां पर कुछ एडवांटेज भी होता है। तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स जो है उसने रिटेल में काफी एक्सपेंड किया है, रिटेल एंड हॉस्पिटल सेक्टर में कंपनी ने काफी एक्सपेंड किया है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग। ठीक है, और जब से इन्होंने ये टेलोमिड लेबोरेटरीज जो है अपनी फाइनेंशियल ईयर 2014 से एक्वायर करी है, जब से इनकी प्रोडक्ट रेंज जो है वो काफी इंक्रीज हुई है। इन कनाडा एमक्योर हैज एनहेंस इट्स मार्केट पोजीशंस। कनाडा में इन्होंने एनहेंस की है अपनी मार्केट पोजीशंस, क्योंकि जैसे ये 70 कंट्रीज में काम करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो ऑफ जेनेरिक and differentiated products. In 2023, Marken subsidiaries of Amcure acquired the majority stake in Mantra Pharma। तो majority stakes इन्होंने acquire किया था। कैनेडियन कंपनी में स्पेशलाइजेशन है, तो कनाडा में काफी इवॉल्व किया है इन्होंने। कंपनी है सीन ए स्टेडी इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो आगे हम रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट देखने वाले हैं। तो क्लाइम किया है इन्होंने 5033 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर 2023 की बात करें तो वो 5985 हो जाता है इनका रेवेन्यू। ठीक है, एमक्योर फार्मास्यूटिकल मार्केट इज डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन ओवर 17 कंट्री। तो इनके पास डाइवर्स पोर्टफोलियो, देखिए ये यूरोप में भी काम करते हैं, कनाडा में भी काम करते हैं, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी काम करते हैं। तो ये इनके लिए डाइवर्सिफिकेशन है और एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। कंपनी की ऑपरेट करती है जैसे 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, कर्नाटका में, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी है। यहाँ पर हम देखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये जाना जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें बोरिंग, आपके जो उसकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं ये मिलियन में है। ठीक है, तो ये 14,739 जो है इनकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है, मतलब करंट नहीं है इनमें। बोरोइंग, लीज लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज इन्वॉल्व है इनके। तो मतलब कंपनी के पास जो अपना लोन है, जो डेट है, वो काफी है कंपनी के पास अगर देखा जाए तो। और अगर हम इनकी टोटल इक्विटी की बात करें तो 31,217, और ये मिलियन में है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल लाइबिलिटीज कितनी है। तो टोटल लाइबिलिटीज जो है इनकी वो है 46,843, ये अगेन इन द मिलियन। ठीक है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी है इनकी 78,061। ये तो कंपनी की यहाँ पर देखे तो एक बात आ जाती है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी की बात आ जाती है कि इनकी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। अगर हम देखें मार्च 31 2022 से लेकर मार्च 31 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर ऐड हुआ है, तो 39,493 से इनकी जो लाइबिलिटीज है, वो काफी इंक्रीज हुई है, 46,843 पहुंच गई। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात यहाँ पर इस कंपनी के लिए आ जाती है। बट अगर कंपनी रेगुलर रेवेन्यू और प्रॉफिट अर्न कर रही है तो अपना जो रीपेमेंट है कंपनी की अभी तक की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कर सकती है। अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। ये स्टैंड अलोन रेवेन्यू है। ठीक है, ये सब्सिडी का रेवेन्यू नहीं है, स्टैंड अलोन रेवेन्यूज है ये इसका, कंपनी का। तो अगर हम उसकी बात करें तो रेवेन्यू से हम अब देख सकते हैं 2023 का 5986 है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट घटा है। अगर 2021 से करें तो 607 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 703 हुआ, और 2023 में 562 रह गया। एसेट्स की बात करें तो 6,807 करोड़ की एसेट 2021 में थी, वो घटी। अब वो फिर घटी वो 2022 में 6,063 हो गई, और अब ये
6,673 हो गई है इन करोड़ में, अगर हम इसकी एसेट्स की बात करें। अब आईपीओ के डिटेल पे आ जाते हैं। तो ये तो सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जिसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि कंपनीज में क्या रिस्क है, क्या एडवांटेज है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमक्योर फार्मा, जिसकी डेट है 3 जुलाई से 5 जुलाई में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 13,440 रुपीज है। ये काफी सही है। लोट साइज छोटा ही है, 14 है। प्राइस रेंज, अब देखिए थोड़ा ना प्राइस रेंज मुझे महंगा लगा। मुझे ना प्राइस रेंज थोड़ी ना, अगर हम और ग्लेन फार्मा, अलेम्बिक फार्मा और अलग अलग फार्मा कंपनियां देखें, तो वो 1,000-1,500 के बीच में ज्यादातर कंपनियां, अगर आप सन फार्मा जैसी या अबोट जैसी कंपनियों को छोड़ दें, तो देखिए इसका प्राइस रेंज थोड़ा कम होना चाहिए था। ये मेरे अकॉर्डिंग 500 से 600 के बीच में होना चाहिए था। दिस इज माय ओपिनियन ओनली, ठीक है। बट कंपनी काफी बड़ी है, आईपीओ ये बड़ा है, तो यहाँ पर मार्जिन कमाने का भी मौका बन सकता है। तो 1952 करोड़ का इसका इशू साइज है। एक, अगर आप 14 शेयर का एक स्लॉट के लिए आपको लगाने होंगे 13,440 रुपए, और एक दो स्लॉट से तो आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, ये भी श्योर है। तो आपको ज्यादा ही स्लॉट्स लेने होंगे ताकि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। मेरा जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग, मैंने ना स्केल में मैंने बताया है कि आउट ऑफ 10 की अगर बात करें, तो अगर मैं इंडस्ट्री वाइज देखूं तो मैं आउट ऑफ 10 ही दूंगा। कंपनी परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं 8 दूंगा। कंपनी ग्रोथ इन सेक्टर, अगर अदर कंपनी से हमें कंपेयर करें और जितनी पुरानी ये कंपनी है, तो इसमें मैं आउट ऑफ 10 जो है 7 दूंगा। आईपीओ प्राइस रेंज, मुझे ये आईपीओ प्राइस रेंज थोड़ा सस्ता होना चाहिए था, महंगा मुझे लगा है ये। 500 600 या 600 या 700 के बीच में तो होना ही होना चाहिए था। फाइनेंशियल्स में कंपनी के मैं 7 दूंगा। कंपनी की स्टेबिलिटी में मैं आउट ऑफ 10 जो है 8 पॉइंट्स दूंगा। तो ये था एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया या आपका कोई भी ओपिनियन है इस मामले में, या कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो जरूर वेलकम। आप अपना सजेशन कमेंट्स में दे सकते हैं।